सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगले महीने से आपके सीएचएसएल के एग्जाम्स आने वाले हैं। और सीएचएसएल के हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। 5 क्लासेस में पहले ले चुका हूँ, ये 6th क्लास आपकी होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग जो 3 तारीख को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर में 2023 में, तो उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसके पूरे 25 क्वेश्चन मैथ्स के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी आपका एग्जाम का लेवल होने वाला है वो लगभग इसी लेवल का आने वाला है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस की तरह लें। जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है वो उसको एज अ रिवीजन की तरह लें, प्रैक्टिस की तरह लें। और बाकी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें जो भी नए कंसेप्ट आते हैं उसको लिखकर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। और अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए। द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इन अ डिवीजन सम। व्हाट इज द डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 46? यहाँ पर बोला गया है जो डिवाइजर है ना वो 10 टाइम्स है क्वेश्चन का। देखो भाई, सबसे पहले तो जो भागाकार है, जो डिवाइजर है वो क्या होता है, ये होता है डिवाइजर। ये होता है डिवाइजर। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन। मान लेते हैं कि क्वेश्चन यदि एक्स है तो उसका 10 टाइम्स डिवाइजर होगा, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इन द डिवीजन सम। और ये जो है ना ये 5 गुना है रिमाइंडर का। रिमाइंडर का 5 गुना मतलब क्या? इसका 5 गुना कब होगा? जब ये कितना हो जाएगा 2x, तभी तो इसका 5 गुना होगा। समझ में आगे बात? बोला जा रहा है व्हाट इज द डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 46। अगर रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, एक्चुअली मैं ऑफिस में मैं बार बार ना रिमाइंडर लिखता हूँ। तो वो रिमाइंडर से वहां पर भी एक बार मुझे कंफ्यूजन हो गया, तो वहां भी मैंने रिमाइंडर लिख दिया था। तो रिमाइंडर रिमाइंडर में फर्क होता है। रिमाइंडर मीन्स जो शेष बचता है, रिमाइंडर मतलब जो हम याद दिलाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2x की वैल्यू वो 46 दी हुई है, तो यहाँ से x कितना जाएगा? 23। क्या निकालना है भैया यहाँ पर? व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड निकालना मतलब ये निकालना है आपको। तो ये निकालने का तरीका क्या होगा सर? सबसे पहले तो ये निकाल लें, तो ये कितना होगा 10 × 23। तो ये कितना हो जाएगा 230। और ये कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा सर? हमको पता है कि ये कब आता है, जब डिवाइजर में क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ते हैं तब हमारा डिविडेंड आता है। क्या आता है? डिविडेंड आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड कैसे आएगा? 230 इंटू क्वेश्चन 23 प्लस में रिमाइंडर 23। ठीक है, एक्चुअली में रिमाइंडर 23 नहीं है, रिमाइंडर 46 है। 46। ठीक है, यदि मैं 223 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 230 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 23 इंटू में 232। 3 2 6, 23 2 46 का 6 हो जाएगा, 4 कैरी ओवर। 23 3 69 होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे 73। एक ही आ रहा है 36 वाला आंसर, यही आंसर होगा भाई। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना एग्जाम में, ये कुछ कुछ सेकंड्स जो होते हैं, हर क्वेश्चन के कुछ सेकंड्स आपको आगे एक नए क्वेश्चन के लिए समय मिल जाता है इससे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें जब भी सॉल्व करें ना तो आंसर पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सबसे फायदा क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें ऑप्शंस आते हैं, उसमें ये फायदा होता है कि आप बीच में ही देख सकते हैं कि आंसर के 2 डिजिट कहाँ पर मैच हो रही है। तो डिजिट को देखकर देखते जाएं, और जहां पर भी मैच हो जाए वहीं उसको टिक लगा दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A sum amounts to rupees 6,120 in 2 years and 7,314 3 years at compound interest। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6,120 हो जाती है। मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा सर, जिससे 2 वर्ष में वो हो जा रही है 6,120। वो 3 वर्ष में मतलब अगले 1 वर्ष की बात चल रही है। 3 वर्ष मतलब अगले 1 वर्ष में 7,340 हो जा रही है। तो वह धनराशि क्या है? तो सबसे पहले सर हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितने परसेंट ब्याज आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो सर इसको माइनस करते हैं पहले, तो ब्याज कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हम फटाक से माइनस कर लेते हैं। तो कितना बचेगा? 2 2 0 1, 1220 ब्याज आ रहा है। 1220 ब्याज आ रहा है कितने पर? 6,120 पर। तो एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो 12 5 जा, एक्चुअल में 12 5 जा कितना होता है? 610। 1/5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 5 ही मान ले तो अप्रॉक्स 1/5 मानेंगे, और परसेंट में इसको हम बोल सकते हैं 20%। तो ये भाई आपका अप्रॉक्स है, इसको अप्रॉक्स लेकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, जिससे हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ही करें। तो 20% अप्रॉक्स अगर हम मान लेते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई भी राशि 5 से 6 हुई होगी, लेकिन 2 वर्ष की बात चल रही है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया होगा। तो अगर 6 के स्क्वायर की वैल्यू ये है तो 5 के स्क्वायर की कितनी रही होगी? तो सर वही करते हैं, 6,120
जो है वो 36 की वैल्यू है, वो 25 की निकालना है। ठीक है, तो 36 से कितने बार में आएगा, 6 छंग 36, 6 1 6 20 6 20 25 दूनी 50, क्या हो रहा है ये भाई, क्या निकालना था आपको, दिस सम 6120 36 के बराबर है। और ये 25 की वैल्यू निकालना है। तो 6 6 36, 6 1 हाँ, यहाँ पर गलती कर दी ना, देखिए 6 6 36, 6 1 6 2 12 जीरो, फिर 6 से कटेगा क्या, 6 1 6, 6 7 48 जीरो। ठीक है, तो 25 7 175 का 5 17, यहाँ 25 से कम 25 और 7 32 42, 4250 आ रहा है सबसे अप्रोक्स। 4250 इसके ही है, देख लीजिए, बाकी इसके भी अप्रोक्स नहीं, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, 4200 यही है, सबसे पास यही है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें राउंड ऑफ दिया जाता है और ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और जिसमें भी ब्याज जो है, रेट परसेंट जो है वो पॉइंट में आ रही हो, तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन बेस्ट तरीका भाई। इस क्वेश्चन को मैंने पहले, एक क्वेश्चन मुझे ये डाउट में भेजा गया था, यही सेम क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, सर इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से करके देखा ना भाई, तो जल्दी ये हो नहीं पाएगा। यदि ऑप्शन इसके पास दिए होते तो आपको पूरा करना पड़ता है और उसमें आपका समय वेस्ट हो गई, कितना ही खलीफा हो नहीं कर पाएगा। लेकिन इनने क्या करा, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई ऑप्शन को भी आप देखकर चलें। कई बार एग्जामिनर आपको ऑप्शंस दूर दूर देता है और वो चाहता है कि आप अप्रोक्सीमेशन से करें, तो आपको अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये है ना, आ गया हो तो भाई लाइक जरूर कर दें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ है आपको, ये सॉल्व करना है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर हम ये देख लें तो ये बन जाएगा सर कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में। और आपको पता होना चाहिए कि कॉट और टेन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होने का मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। कटने का मतलब होता है सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो 1 से कट जाएंगे 1 टाइम में। ठीक है, क्योंकि हम 10 को 1/कॉट लिख सकते हैं, तो इसलिए 1 आएगा, तो जीरो की गलती ना करें, ऑप्शन में जीरो भी आ सकता है, जो कि अभी आया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये निकालना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ, सीजीएल की प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कवर कराया, तब मैंने बताया था कि जब भी आपको मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू के दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो उसको आप क्या लेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन करके बता देता हूँ। देखिए, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि मुझे इसको निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, मान लेता हूँ ये पी है और हमको पी की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर इधर भी करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस में 1 आ जाएगी इतनी। अच्छा, इसको देखता हूँ मैं, यदि इसको स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस था देखिए, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 हो गया सर, माइनस में इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये माइनस साइन चल रहा है। ठीक है, और इक्वल टू में पी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो मतलब हम सीधी बात ये बोल सकते हैं सर कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के है, तो यहाँ से ये पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस के स्क्वायर। तो इतना पूरा डेरिवेशन से बेस्ट ये है कि इसको याद रख लें, ये मैंने पिछले जब सीजीएल की प्रैक्टिस सेट कवर करा रहा था, तब भी ये डेरिवेशन आपको वहां पर डायरेक्ट लिख कर बताया था कि भाई इसको याद कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 2 माइनस अंडर रूट में 2 माइनस के स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सर ये हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस के स्क्वायर, और ये तो के है ही, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1/29, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841, तो 841 टू जा हो जाएगा 1682, 1682 माइनस 1/841। ठीक है, तो 1/29 और अंडर रूट चल रहा है 1681/841,
अब घंटी बजना चाहिए भैया, ये किसका स्क्वायर है, तो घंटी बजना चाहिए ये सर 41 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो घंटी बजना चाहिए 29 का स्क्वायर है। तो 1/29 यहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा 41/29, 29 से 29 कट गया तो कितना बचा 1/41, तो 1/41 आंसर है। ठीक है। तो देखिए अगर आपको वैल्यू याद होती भाई तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना तो आना ही चाहिए, सीजीएल जैसा एग्जाम आप दे रहे हैं, सीएचएसएल जैसा एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इतना नॉर्मल एग्जाम नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको यदि जॉब चाहिए तो इतना तो करते आना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी लगाना पड़ेगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ इस तरीके के फॉर्मूले को याद रखें, और जब भी मॉक टेस्ट लगाएं और इस तरीके का क्वेश्चन कोई मिलता है ना भाई, जो भी एक यूनिक लगता है जिसमें आपको लगता है कुछ चीजें याद रखना पड़ता है, तो उस कॉपी में सेपरेट बनाकर ये सब चीजें लिखें। यही बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट से सीखने का। मॉक टेस्ट लगाना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना भी बड़ी बात नहीं, मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको एनालिसिस अच्छे से करना बड़ी बात है। जब आप अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना, एनालाइज करना सीख जाएंगे, तो मॉक टेस्ट में स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए पहले भी आपको मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, जो भी नए आए हैं भाई वो वीडियो को जरूर जाकर देखें, तो आने वाले इस लास्ट मोमेंट पर आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है। चलिए, इन अ सर्कल विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कल में जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एक्स एक पॉइंट है लोकेट है 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं सर ये सर्कल का सेंटर है, एक्स एक पॉइंट है जो कि सर्कल से सेंटर से कितनी दूरी पर है, 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं सर ये है, ये एक्स एक पॉइंट है जो कि 29 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या दिक्कत है उसमें मानने में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट एक्स। अच्छा, व्हाट विल लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एक्स टू द सर्कल। अच्छा, यहाँ से टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो टेंजेंट लाइक जैसी बनेगी ऐसे। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो पॉइंट को एक बिंदु पर टच करती है, जिसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है। स्पर्श रेखा भी होती है, छेदक रेखा भी होती है, लेकिन छेदक रेखा जो होती है वो दो बार कट करती है, लेकिन हम स्पर्श रेखा मतलब एक बार टच करके निकल जाना, जैसे लगता है ना इश्क कितना पास से निकला, इतनी पास से गुजरा कि लगा बस हो ही गया। आज की नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, तो टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा जो एक पॉइंट पर स्पर्श करती है। और टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, जब भी टेंजेंट पर हम कोई रेडियस डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है। तो सर 90 डिग्री के हिसाब से ये सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ये रेडियस आपको दिया हुआ कितना 20, तो भैया 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो सर ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी दूरी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो वही तो 21 सेंटीमीटर डायरेक्ट दी हुई है। ट्रिपलेट नहीं भी आता अपने को समझ में तो हम हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, आ गया होगा भाई समझ में। एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का बोला जाए कि एक वस्तु में इतने में बेचने पर जो लाभ होता है उतना ही इतने में बेचने पर जो हानि होती है वो बराबर है, इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट सीपी निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दो एसपी दी हुई है भैया, SP1 और SP2। पहली वाली में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वाली में लॉस हो रहा है। ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना भाई, दोनों एसपी को जोड़िए, 1032 प्लस 648 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही सीपी होती है। ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 840। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 840। वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस यदि प्रॉफिट 30% कमाना है, यदि 30% प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। 30% क्या हो जाएगा, 84 10% हो गया, उसका 3 गुना 30% हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, 10% निकालने का तरीका क्या है, 84 का 3 गुना, क्योंकि कोई भी नंबर का 10% निकालना तो आखिरी से एक संख्या हटा दो जो कि 0 है, तो 84 उसका 10% हो गया, उसका 3 गुना, तो 240 के समथिंग ये आएगा। तो 1100 की लाइन में आंसर आना चाहिए, 1100 से थोड़ा सा कम ही आना चाहिए। देखिए तो इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। हम देख लेते हैं 8 चौको 32, 3 4 जा 12, लास्ट में 2 भी आ रहा है, 2 इसमें ही आ रहा है, यही आंसर है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लेते हैं हम। 8 या 24 240 और 12 252, तो 800 900 1092, 1092 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड इन दी क्यूब। मान लेते क्यूब इस तरीके का होगा, उसमें यदि एक स्फीयर मुझे बिठाना तो स्फीयर इस तरीके से बैठेगा भैया, तो स्फीयर की जो रेडियस होगी ना, जो डायमीटर होगा वो इस तरीके से ही जाएगा, यही जाएगा। तो इसकी जो एज है 7 सेंटीमीटर, वही इसका 7/2 यहाँ पर रेडियस हो जाएगा। तो स्फीयर की रेडियस की बात करूंगा तो 7.2 हो जाएगी। हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 7 × 7 × 7 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है।
तो 4 2 8, तो 22/7, ये पाई की वैल्यू। और यहाँ 3 भी चल रहा है, ये 3, ये वाला 3 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बड़ी बात ये है यहाँ पर कि भैया सब पॉइंट में आ रहा है, तो सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, बच नहीं सकते। 7 से 7 उड़ गया, 2 से ये 11 बार में चले गया। 7 7 जा 49, 49 11 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 490 और 49, 539 ही होगा, ठीक है। 11 9 जा 99, 9 बचा, 11 4 जा 44, 53, 539 कौन में 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 179, एक ही आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। सॉल्व नहीं करना भाई, आप लोग पूरा सॉल्व करते हैं, ये आपकी गलती है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आता है ना, मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऑप्शन को ध्यान में रखें, आपकी स्क्रीन पर ही आंसर रहता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और ऑप्शन को देखते जाएं, जैसे ही देखें कि भाई अपना मिल गया आंसर, तो आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर कोई मेडल नहीं देने वाला आपको, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस टचेस दी सर्कल एट पी एंड क्यू, दो पैरेलल लाइन एक सर्कल को पी और क्यू पर टच करती। एक लाइन मान लेते हैं ये है, ये पी लाइन गई मान लेते हैं, तो इसके ही पैरेलल यदि दूसरी लाइन यदि मैं बनाऊंगा, तो वो पैरेलल लाइन इस तरीके से जाएगी, जो कि पैरेलल है, तो वो क्यू लाइन मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज 154, इस सर्कल का जो एरिया है वो दिया हुआ है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पीक्यू की लेंथ निकालना है, पीक्यू मतलब ये, भैया एक बात ध्यान रखना, जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो यहाँ पर ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, और ये जो जाएगी लाइन ये हमेशा सर्कल के सेंटर से ही होती हुई जाएगी, 100%, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। आपको पीक्यू की लेंथ निकालना है सर, पीक्यू की लेंथ निकालने का मतलब ये है कि आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस का 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालते हैं सर, रेडियस क्या हो जाएगी, हमको दिया हुआ एरिया ना, तो एरिया दिया हुआ तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और उसकी कीमत दी हुई है 154, ठीक है। तो 22 7 से कट गया, तो रेडियस आ जाएगी 7 7 जा 49, तो रेडियस आ जाएगी 7। तो हमको अगर रेडियस निकालना है, तो दो डायमीटर निकालना है ना, ये पूरी लेंथ, तो यहाँ से डायमीटर कितना आ जाएगा 14, 2 गुना होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये फिर जब रेडियस डायमीटर ही निकालना था, तो फिर इतना क्यों क्वेश्चन में झमेला किया। एक्चुअली में क्वेश्चन सिर्फ ये था कि किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है, बस इतना सा क्वेश्चन बनता। लेकिन इनने आपसे ये कंसेप्ट जानना चाह रहे थे कि भैया किसी भी सर्कल में को टच करती हुई जब दो लाइन पैरेलल जाती है, कहीं से भी जाए, मान लो ये दो लाइन गई पैरेलल, या कोई दूसरा सर्कल बना लो, मैंने बोल दिया एक लाइन ये गई तो उसके पैरेलल यही जाना चाहिए। जब इस तरीके से लाइन जाती है, तो इनका जो ये जहां पर ये स्पर्श कर रही है ना, यहाँ से जब हम ये पॉइंट मिलाते हैं, जो ये लाइन बनती है, ये हमेशा सेंटर से जाती है, हमेशा सेंटर से जाती है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको स्टार लगा लीजिएगा, उसी कंसेप्ट से आपको ये निकालना था, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट वे में पूछा, ठीक है। वो जानना चाह रहे थे कि ये कंसेप्ट आपने पढ़ा या नहीं, ठीक है। विच ऑप्शन विथ गिवन साइड्स फॉर्म अ ट्राइंगल, भैया ट्राइंगल बनता है या नहीं बन रहा है, इसको निकालने का एक तरीका है। मान लेते एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है एक्स वाई जेड, तो कोई भी साइड मान लेते हैं, मान लेते हैं जेड, तो जेड साइड अगर मैंने ले ली ना, तो भाई वो दोनों ट्राइंगल, दो साइड जो रेस्ट बच रही है, उसके सम से उसका साइड छोटी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। और इनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को इग्नोर करना है। दूसरा अगर मैं वाई साइड ले लेता हूं, तो वाई के केस में भी यही होगा, अदर टू टू साइड जो बन रही है उनके सम से छोटी होना चाहिए वाई, और दूसरा उनके डिफरेंस से बड़ी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलेंगे सर जेड ले लीजिए, तो जेड ले लिया तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, नहीं जेड तो हम ले चुके हैं, एक्स अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो सर उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो कोई भी एक साइड मान लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, तो इन दोनों की ये बराबर आ रहा है, सम देखो बराबर आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर एक साइड ये ले ली, तो उससे ये सम बड़ा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इनका डिफरेंस हम देखेंगे, तो सर डिफरेंस आ रहा है 15, डिफरेंस भी बड़ा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। कोई भी एक साइड ले लेते हैं, मान लीजिए 6, तो ये दोनों को जोड़ा तो 10 आ रहा है, इनका डिफरेंस जोड़ देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सर सम तो बड़ा आ रहा है, लेकिन डिफरेंस बराबर क्यों आ रहा है, बराबर थोड़ी ना आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये फॉलो कर रहा है, देखिए आप 9 मैंने ले लिया, तो 9 से 8 और 6 को जोड़ूंगा मैं, तो 14 आ रहा है बड़ा, सही है। 8 और 6 का डिफरेंस 2 छोटा आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, चलिए। द शेयर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ कॉलेज इन द ईयर 2021 एंड 2022, दो पाई चार्ट बने हुए, आपने बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज यहाँ पर जो आ रही है वो 93.6% स्टूडेंट ने डिग्री में दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना है, दिखने में तो मुझे भी प्रॉब्लम है, तो आपको भी हो रही होगी भाई, 86.4, 86.4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो था ये 2021 का था, 2021 का था, ये 2022 का था,
कितना चेंज हुआ भैया, कितना परसेंटेज चेंज हुआ टोटल में। एक्चुअली मैं इनको क्लियर करना था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया कॉलेज में नहीं, ह्यूमैनिटीज में कितना चेंज हुआ है। तो हम डायरेक्ट डिग्री में देख सकते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज में यदि आंसर लाना है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर ये भैया ने हमको 15,600 दी हुई ना, इस एक्चुअल वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। डायरेक्ट हम देखते हैं कितना चेंज आ रहा है। तो आप माइनस करेंगे तो 2, 13 में से 6 गया तो 7.2 का चेंज आ रहा है, कितने पर? 86.4 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। बिंदु से बिंदु कट गया भैया, बोलो कटेगा। चलिए, ये किससे कट रहा है? 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 8 जा 64, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/12। 1/12 तो डायरेक्ट जानते हैं यार आप लोग, डायरेक्ट पढ़ा होगा। 1/12 मतलब 8.33% होता है, और उसने बोला कि नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर 8 होगा ना कि 9। 8.5 से यदि बड़ा होता तो हम 9 लेते हैं अप्रोक्सीमेट में, लेकिन अगर 8.5 से छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेशन में 8 लेंगे। ठीक है, उसने बोला था कि आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में जाना है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अभी तक पूरे क्वेश्चन समझ में आए हो भाई ना? तो कमेंट में लिखकर बताएं कि सर पूरा समझ में आ गया। ठीक है, आप जब इस तरीके से कमेंट करते हैं थोड़ा सा मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने का मन करता है अंदर से ना, और कुछ करने का मन करता है कि आपके लिए और ज्यादा करूं मेहनत। ठीक है, चलिए, इनर ट्राइंगल डी ई एफ, एक ट्राइंगल है आपके पास डी ई एफ, लाइक मैंने बना दिया डी ई एफ, जिसमें डीपी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल डी का, एंगल डी का बाइसेक्टर है डीपी। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो बराबर बराबर एंगल में बांटता है। ठीक है, और पी पॉइंट पर मिल रहा है। डी की वैल्यू दी हुई है 14, डी एफ की वैल्यू दी हुई है 21, ई एफ की वैल्यू दी हुई है, ई एफ क्या है भैया? ये पूरा ई एफ की वैल्यू दी हुई है 9। आपको ईपी निकालना है, ईपी मतलब ये। एक बात ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है, मैंने बोल दिया कि ये पी सेंटीमीटर, ये क्यू सेंटीमीटर है, और ये पूरा आर सेंटीमीटर है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है कि यदि कोई भी बाइसेक्टर एक लाइन को काट रहा है तो वो उसी रेशो में जो सामने वाली पॉइंट पर काटेगा ना, वो उसी रेशो में काटेगा जिस रेशो में ये साइड थी, जिस रेशो में ये साइड थी आजू बाजू वाली, उसी रेशो में ये काटेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में सर ये जो रेशो बन रहा है अगर हम देख लेते हैं तो 7 2 जा 3 जा, तो ये भी 2:3 में होना चाहिए, होना चाहिए। हमको ईपी निकालना है, तो ईपी कितना होगा सर? ईपी जो है 9 सेंटीमीटर का कितना, 2/5 होगा ना, 2/में टोटल 2 + 3 का, ऐसे निकालते हैं पार्ट। तो कितना हो जाएगा सर? 18/5, 3.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। मोहन कैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार, मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की यदि वे 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और 45% दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा तय करने में औसत चाल ज्ञात करें। भैया एक बात ध्यान रखना, एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। क्या यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है? आप बोलेंगे नहीं पता सर। टोटल टाइम दिया हुआ है क्या? नहीं पता सर, दोनों नहीं पता। लेकिन परसेंटेज में तो आपकी आंख में दिख रहा होगा ना भाई, तो मैंने मान लिया कि 100% ही है भाई, टोटल 100% ही डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो उसमें बोला गया है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना मान लूंगा सर? 100 मान लेता हूँ। अपॉन में टोटल टाइम कैसे आएगा? टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो पहली बोल रहा है कि 30% डिस्टेंस 90 की स्पीड से कर रहा है, तो पहले जो टाइम 30% मतलब 30 किलोमीटर, हमने इसको 100 किलोमीटर मान लिया ना, तो 30 किलोमीटर करने में उसको 90 की स्पीड से यदि करेगा तो इसको कितना, 1/3 घंटे लगेगा। समझ में आ गई बात? दूसरा 45% डिस्टेंस, तो 45% डिस्टेंस अगर करेगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए वो 135 की स्पीड से जा रहा है, तो इसमें भी देखो 1/3 घंटे लग रहे हैं। तीसरा शेष, अच्छा 30 यहाँ चल दिया, 45 यहाँ चल दिया, तो बचा कितना शेष? 25। तो सर अगला जो 25 बचा वो कितने से चलेगा? तो सर वो चलेगा, आप बोलेंगे 75 की स्पीड से। तो इसमें भी कितना आ गया समय? 1/3। तो तीनों में टाइम सर टोटल कितना आ गया? 1/3, 1/3 प्लस 1/3, 3 बार 1/3 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। द प्राइस ऑफ सर्टेन मोबाइल सेट इज डिस्काउंटेड बाय 10% एंड रिड्यूस्ड प्राइस इज देन डिस्काउंटेड बाय 10%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट बताना भाई, 2 बार का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, मुझे तो दिख गया है, आई डोंट नो आपको दिखा या नहीं। 10 + 10 माइनस 10 इंटू में 10 अपॉन में 100। सुन सब सुन प्यार की धुन, तो 20 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 19% इसका आंसर है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखें। राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी दूरी तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है। अच्छा, आधी दूरी मतलब क्या? ये पूरा डिस्टेंस है, तो आधी दूरी में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और उसके बाद वो अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाता है। भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का मतलब होता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी। अगर वो बोलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है, तो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती। यहां पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर पहले 40 थी, अब 60 किलोमीटर बढ़ा के हो सकता 100 हो गई हो, ऐसा नहीं। अगर वो लाइन में ये बोलता कि इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 60, अगर बाय बोलता तो हम उसको 100 कर देते, बट यहां पर उसने बोला 2, मतलब 60 तक बढ़ाता है, मतलब सिर्फ 20 ही स्पीड बढ़ाई, तो यहां पर ये 60 की स्पीड बढ़ा दी। तो वो बोल रहा है पूरी जर्नी वो 7 घंटे में तय कर रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालिए भैया। इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ट्वाइस ऑफ एस वन एस टू अपॉन में एस वन प्लस एस टू, क्योंकि सेम डिस्टेंस जब आधी आधी चलता है तो उस केस में एवरेज स्पीड इस तरीके से निकलती है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस वन कितना है, तो आप बोलेंगे एस वन कितना है भाई 40, एस टू कितना है 60, दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे तो 100। सुन 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 सुन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मजा आ रहा है भाई क्वेश्चन में? थोड़ा सा तेज तो नहीं हो रहा है, तेज इसलिए हो रहा है भाई कि ये कवर करा के मुझे आपकी अगले लेक्चर को भी रेडी करना है, अगले लेक्चर को भी रेडी करना है। मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो मैक्सिमम कवर हो जाए इन 10-15 दिनों में, जो आपका 15 डेज बचे हुए इस मंथ के, उसमें आपका मैक्सिमम CHSL के क्वेश्चंस कवर हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में उससे फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए। बबीता इज 1.25 टाइम्स एज इफिशियंट देन दीपक। बबीता जी जो है वो दीपक से, यहाँ जेठालाल होना था तब मजा आता। ठीक है, बबीता जी जो है वो 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है दीपक से, अधिक कुशल है। मतलब यदि ये 1 है तो उससे 1.525 टाइम्स मोर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.25 टाइम्स। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का यदि मैं रेशियो निकाल लूंगा, तो भैया ये कितना हो जाएगा 9:4। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ड्यू, ड्यू मतलब दोनों, यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देते भैया, तो यही टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों की क्षमता 9 + 4 13 इंटू 40, तो यही टोटल वर्क आ गया। वो बोल रहा है दीपक अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो भैया दीपक भैया से यदि मुझे टोटल वर्क कराना है तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी है वो लिखना पड़ेगा नीचे। तो टोटल वर्क हो गया 9 और 4 13 इंटू में 40, ये टोटल वर्क। और दीपक भैया कितनी 4 की स्पीड से करेंगे, तो ये 10। दीपक भैया 4 की स्पीड से करेंगे ना। आंसर तो भैया गलत आ रहा है यार। 1.25 बबीता दीपक से, बबीता जी दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल है। ठीक है ना, तो गुना मतलब ये कर दिया। एक्चुअली में यही मिस्टेक हो गई भाई, गुना मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 1.25 ही होगा, 1.25 ही होगा, 2.25 गलत कर दिया मैंने। तो 25 फाइव जा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 + 4 आएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा 9 आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपका 90 आंसर आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ होगी इसको ध्यान रखिएगा। 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है मतलब गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लाई अगर हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एफिशिएंसी मैंने एक मानी थी ना दीपक भैया की, कहाँ गया पेन भैया, यदि इसकी मैंने एफिशिएंसी एक मानी थी ना, एक के हिसाब से इसका गुना मतलब मल्टीप्लाई, तो इसमें जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो तो उतना ही होगा ना, मैंने 2.25 लिख दिया था, ऐड कर दिया था, दैट्स माई मिस्टेक। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, जिस रेशो में ये है वही ये रेशो में होगा, या फिर दूसरा तरीका ये फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का, स्टार्टिंग के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, आखिरी के 1 से डिवाइड कर दो। राइट, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा, ये हटा, ये हटा, तो 3 0 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, किससे कट रहा है ये, 2 12 जा, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लग रहा है। गलत कर दिया ना भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने में लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, वो पहले से डिवाइड करते हैं, गलती से हो गई ना मिस्टेक। चलिए, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया और 1 का 0 एक्स्ट्रा यहाँ लग गया। 6 4 जा 24, 4 50 जा, तो 50 इसका आंसर आ गया। या दूसरा तरीका मैं ये बोलता हूँ, जिस रेशो में ये होंगे उसी रेशो में ये होगा, तो आप देखेंगे ये कितने गुना हो गया है,
तो आप देखेंगे 0.4 टाइम्स ये हो रहा है, तो ये भी 0.4 टाइम्स ही हुआ होगा, तो ये 50 का 0.4 टाइम्स इतना ही होगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। भाई इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, सबकी यूनिट डिजिट अलग है ना भाई, तो मैं बोलता हूँ पूरा सॉल्व मत करो, यूनिट डिजिट से देखो। 3 और 3 कितना होता है, 6। और यहाँ पर देखो 9 और 9 कितना होता है, 18। 18 में से वापस 9 जाएगा तो कितना, 9 बचेगा, तो नीचे 9 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में ऐसा क्या पढ़ दूं कि ऊपर 6 आ जाए, तो 9 जीरो करूंगा तो नहीं, क्योंकि आंसर में इसका देखिए आंसर इनमें से ही आएगा ना, या तो आंसर 20 आ सकता है, या 26 आ सकता है, या 22 आ सकता है, या 24 आ सकता है। तो अगर देखिए 20 अगर मैंने आंसर माना, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर देखो, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको दिया मैंने 10, यहाँ 10 में 2 का डिवाइड करा, 2 से ये 5 बार में जा रहा है ना, 5 आंसर आ रहा है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करके ये भी तो ला सकता हूँ ना। तो वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या यूनिट डिजिट ये आ रही है, नहीं आ रही। क्या 9 का 6 में करने पर 9 6 या 54 होता, क्या आ रही, क्या नहीं, तो ये भी नहीं। क्या 9 का 2 में करने पर आ रही, 9 2 18, ये भी नहीं। क्या 9 4 जा करने पर आ रही 36, बिल्कुल आ रही है। तो यही बेस्ट तरीका है भाई, यही करना है एग्जाम में। नहीं आए तो पूरा सॉल्व करना भाई, 1 2 मिनट ले लोगे, और अगर इस तरीके से करा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क से एग्जाम निकलेगा। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क होना जरूरी है। बहुत सारे हार्ड वर्क वाले अभी रह गए हैं भाई, सिलेक्शन नहीं हो पाता हार्ड वर्क वालों को, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मेहनत और ऊपर वाले का साथ यदि आपके साथ थे, थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कर देते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाते ना भाई, तो सक्सेस कदम चूमती है आपके। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ यही होता है, आपकी मेहनत होना चाहिए और ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने का 69 श्रमिकों को नियुक्त किया, मतलब 20 काम 69 श्रमिक मिलकर कर रहे थे, तो काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिक नियुक्त किए होंगे। तो भैया काम को यदि वो 12 दिन में करेगा, तो मान लेते हैं एक्स श्रमिक मिलकर कर रहे होंगे, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, तो एक्स श्रमिक मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे, ऐसा मान लिया हमने। चलिए काट देते हैं, 4 3 जा 4 5 जा 20, 3 2 जा 3 3 जा 23 पंजे 115। तो एक्स की वैल्यू आ गई 115, मतलब यहाँ पर ये 12 दिन में करने के लिए टोटल 115 वर्कर होना चाहिए। तो सर पहले तो 69 वर्कर थे, तो और कितने अपॉइंट कर लिए होंगे, कितने अपॉइंट करे होंगे, तो 31 46 वर्कर अपॉइंट किए होंगे। वही आंसर पूछा था आपसे कि कितने ज्यादा। ठीक है, 115 आंसर मत लगा देना, वो भी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना भाई। उसमें बोला कितने और, बहुत सारे बच्चे 1 लाख से बच्चे ज्यादा बाहर हो जाएंगे इस तरीके क्वेश्चन को लगा के। टिक, तो थोड़ा सा बुद्धि को लगाएं और उस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बैठे, थोड़ा सा नहीं पूरा कॉन्शियस होकर बैठे। ठीक है, ये सिली मिस्टेक से सिलेक्शन रुक जाता है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन देखिए, देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने एक इक्वेशन देखी, मैं रिलैक्स हो गया। क्यों रिलैक्स हो गया, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, पी क्यू, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एलजेब्रा का एक रूल होता है, एलजेब्रा का एक रूल होता है, जितने वेरिएबल, में ध्यान से सुनिएगा, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बोला 2 वेरिएबल हैं, तो 2 ही इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास सिर्फ 2 ही दी हुई है, तो इन 3 वेरिएबल में से एक को आप जीरो पुट कर दो या कुछ भी पुट कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पुट कर दो, आपकी मर्जी। मान लीजिए आपके पास 5 वेरिएबल हैं और आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है, तो आप जो बचे हुए 4 वेरिएबल है ना, उसको आप जीरो पुट कर दो तो भी चलेगा। बस एक कंडीशन ध्यान रखना कि आंसर इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड ना बने, ये गोल्डन रूल है भाई। ठीक है, गोल्डन रूल है ये एलजेब्रा का। ध्यान से देखिएगा, जब मैं एलजेब्रा पूरा पढ़ा दूंगा ना आपको, तब देखना। ठीक है, देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 दी हुई है, सिर्फ एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो यहां पर मैं बोलता हूँ सर पी को कुछ भी मत मानो, पी को रहने दो, क्यू और आर को 0 मान लेते हैं। क्यू और आर को 0 मानने पर सर देखिए ये आर 0 हो गया, नीचे भी 0, तो ये पूरा 0, क्यू 0 तो ये 0। लेकिन इसमें देखो अपना आंसर क्या बचा, बस इस पर ही भेज दिया अब आंसर। अब क्यू और आर तो 0 है, तो ये गया, तो पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, आंसर चीख मार के बोलेगा 1, आप बोलेंगे आंसर 1 है, लेकिन क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल गलत है भाई। इस तरीके से सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्यों, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका एक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका तो ये कर सकते हैं हम कि यहां से एक को 0 मान लो, एक को 0 मान सकते हो, और बाकी जो 2 दिए हुए हैं उनको आप पुट कर दो वैल्यू, कि भाई पी की जगह आप -2। देखो जब मैंने आर को अगर मैंने 0 पुट कर दिया, तो बचे हुए पी प्लस क्यू है, और पी प्लस क्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ से पी इक्वल टू -q हो जाएगा। बस इसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको यहाँ पर पुट करके आंसर आ जाएगा, चेक करना है। चलिए देख लेते हैं।
अपन ने क्या आर को जीरो माना ना, तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर जीरो था, यहाँ पर भी आर जीरो, तो ये गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो आर जीरो, तो ये तो गया ही, ये तो गया, तो आंसर अपना ये आ जाएगा 1 + 1 2, तो यही आंसर है। लेकिन आपके मन में अभी भी एक बात घूम रही होगी सर, कि आपने बोला था कि दो वेरिएबल है, तीन वो है, तो हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। भाई वो गलती ना करें, इसको, इसके पीछे रीजन है, सिंप्लीफाइड वैल्यू इसमें लिखना था। इसका एक प्रकार से आंसर, अगर हम एल्जेब्रा के उसमें जाते तो इसका आंसर 1 भी पॉसिबल हो जाता। क्यों पॉसिबल हो जाता, कि सर हम क्यू और आर को अगर जीरो पुट कर देते तो उसमें क्या दिक्कत थी, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। देखिए, क्यू और आर को आपने जीरो पुट कर दिया ना, तो उसमें एक समस्या हो रही है। मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में अभी बताया, वो रब हो गई होगी, वो आएगी नहीं। मैंने आपसे बोला कि जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होना जरूरी था। ध्यान से सुनिएगा, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन होना चाहिए था। अगर मान लीजिए चार वेरिएबल है और इक्वेशन दो ही दी हुई है, या मान लीजिए एक ही इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें से तीन को हम जीरो मान सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रखना है, वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी ना बने। उसके साथ साथ एक कंडीशन और सोचना, कि सर यदि अपन ने तीन को जीरो मान लिया ना, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन थी, मैंने क्यू और आर को अगर जीरो मान लिया, तो सर उससे पी भी तो जीरो ही बन जा रहा है, तीनों ही जीरो हो गए। तो इसलिए हम इसमें दो को जीरो नहीं मानेंगे, जीरो नहीं बनना चाहिए हर चीज, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर तीन, दो वेरिएबल को हमको कुछ भी मानना है, तो एक आर को मान लीजिए आप जीरो, क्यू को आप अपने मन से एक मान लीजिए। क्यू अगर जैसे ही एक मानेंगे तो पी की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, और इनको पुट करके आंसर ले आइए। तो क्या बात क्लियर हो गई, कि क्यों हमको दो को जीरो नहीं मानना है इस केस में। हमने जो बताया वो कंसेप्ट बिल्कुल सही है, 100% सही है। गलत क्यों हो रहा है सर, क्योंकि जीरो अगर दो को मान रहे हैं तो तीसरा भी अपने आप जीरो आ जा रहा है। जब तीनों ही जीरो आ जाएंगे तो भाई आप तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला। हमने तो ये बोला था ना, कि अगर एक इक्वेशन है तो दो को जीरो कर दीजिए, लेकिन जीरो करने में ये नहीं होना चाहिए कि तीसरा भी जीरो हो जाए। तो सर इस इक्वेशन में अगर ऐसा लिखा होता ना, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, उस केस में आप इन दो को जीरो मान लेते तो P बना जाता, आपका आंसर बिल्कुल सही जाता। समझ में आ गई बात। लेकिन इस केस में यहाँ था नहीं, जीरो था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, z + 1/z दिया हुआ है, z स्क्वायर निकालना है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ये k होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो k² - 2 आ जाता है। बस यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2, k² - 2 मतलब 4² - 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 14, तो कितना आ जाएगा आंसर 7। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड मोर देन 70% मार्क्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 70% मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर था, 70% से ज्यादा, 70% नहीं, 70% से ज्यादा, ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा नहीं, ये तो 70% ही है, ये भी ज्यादा नहीं है भैया। अगर बोलता कि 70% और मोर देन, तो 70 भी इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 70% से ज्यादा। भाई लोग, इसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, हिंदी में क्यों नहीं है, जगह स्पेस का यहाँ पर मैटर था, इसलिए सिर्फ एक ही इंग्लिश में ही आ पाया, तो इसको समझ लो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये 70% से ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, तो टोटल कितना, चार ज्यादा, तो चार ही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, पाई चार्ट रिप्रेजेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द सेंट्रल एंगल सेक्टर ऑफरिंग टू व्हीलर, टू व्हीलर का सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है ये बताना है। तो सर 15%, लेकिन सर ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का हमको 15% निकालना है। तो 15% मतलब 3 में, या फिर 15% हटाकर नीचे 100, इंटू में 360, सुन सा बस सुन प्यार की धुन, 5 3 जा 5 2 जा 2 18 जा, तो 54 आ गया, 54, 540 नहीं, 54 डिग्री, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, कॉट बी की वैल्यू दी हुई है भैया, आपको बी एक एक्यूट एंगल है, आपको सेक बी और टेन बी निकालना है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है यार, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, सेक बी और टेन बी निकालना है। कोई इशू नहीं है। कॉट बी है ना, तो बी एंगल का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है। कॉट बी का मतलब क्या होता है, कॉट बी का मतलब होता है सर, परपेंडिकुलर बेस पी बी पी एच एच बी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, तो ये हो गया बेस, एक हो गया 15 बेस, और परपेंडिकुलर ये हो गया 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुट कर देते हैं हम, सेक बी, बी कितना हो जाएगा सर, अब बी कौन सा है, हमने मान लेते ये माना था ना, बेस, देखिए, हमने जो कॉट बी लिया था, हम मान लेते बी डिग्री हमने ये लिया, तो कॉट बी हमने माना था 15/8, पी बी पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस 15 माना था, क्यों माना था, क्योंकि ये साइड वाला ये करस्पॉन्डिंग होता है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर माना था,
ठीक है। तो यहाँ पर सेक बी कितना होगा, सेक बी का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉस का अपोजिट ही तो होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, प्लस ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस 17 और बेस कितना है 15, प्लस परपेंडिकुलर कितना है तो आप बोलेंगे 8, बेस कितना तो आप बोलेंगे 15, 17 और 8 कितना होता है 25 अपॉन में 15, 5 3 जा 5 5 जा, तो 5 अपॉन में 3 इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका और क्या भी हो सकता है भाई, 10 कॉट पता है तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, कितना 8 अपॉन में 15, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बचा सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब क्या होता है भाई, सेक थीटा का मतलब सिंपली ये होता है, हमको एक चीज चाहिए यहाँ पर पी बी, ये बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 17 होता है ना, वो सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में क्या बेस, और बेस कितना दिया हुआ है 15, बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तो ये 5/3 आंसर आ गया। एक ट्रेडर ने 40% डिस्काउंट दिया अपने गुड्स पर, फिर भी उसको 30% की हानि हुई। एमपी और सीपी का रिलेशन ही पूछ रहा है भाई, देखो एमपी और सीपी मतलब मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर ही पूछ रहा है आपसे, कैसे निकलेगा एमपी और सीपी का, 40% डिस्काउंट दिया, यहाँ पर एमपी और सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट, ये होता है भैया इनका रिलेशन। तो यहाँ से 100 माइनस लॉस हो रहा है 30, और नीचे डिस्काउंट भी माइनस में ही आएगा 40, तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 60। ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है 6 पर, ये सीपी 6 आ गई ना देखिए, और एक ज्यादा है 7, जीरो जीरो तो काट दिया, तो एक ज्यादा 6 पर, तो 1/6 का मतलब भैया 16.66, मतलब 16 सही 2/3 या फिर 16.66%। सॉल्व करने की जरूरत थी क्या इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी नहीं, ओरली करना था, ओरली। ठीक है। कैसा कैसा करना था, ओरली। हाँ ये क्या बोला भैया, मल्टीपर्पज शॉप है। ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट मंथ ही असाइन द वेट ऑफ 6 5 एंड 8 इन डिफरेंट केजी इन द सेम ऑर्डर, व्हाट विल बी एवरेज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं करना भैया, इन्हें ग्रोसरीज में भैया ये 6 किलो, ये 5 किलो और ये 8 किलो की बात चल रही है, प्रॉफिट जो अर्न किया है ग्रोसरी पे इतना किया है, इसमें इतना किया है, ये इसमें इतना किया है। ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर इतना इतना वेट आ जाता तो कितना प्रॉफिट करता, तो 50,000 का 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 का 6 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा 3 लाख, अरे हो जाएगा भाई, देख लो यार 3 लाख ही होगा, नहीं तो 25,000 के समथिंग आंसर आ रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या बोला जा रहा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है। अच्छा ठीक है, हमसे बोला जा रहा है वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज क्या होता है भाई, 50,000, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ 5 और ये 4 जीरो की जगह के मान लेता हूँ, 4 जीरो है भाई, ध्यान रखना 4 जीरो क्या 50 के मान लेता हूँ 3 जीरो के लिए, और दूसरा क्या है 20 के, और तीसरा क्या है 10 के, और यहाँ पर किस रेशो में 6 5 और 8 के रेशो में होना चाहिए। बस वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में नीचे टोटल करके लिख दें, तो 5 जितना 30, तो 300 के प्लस 2 5 जा 100 के प्लस 10 8 जा 80 के, अपॉन में कितना हो जाएगा 6 5 11 और 8 19, 480 के मतलब 3 जीरो लगा अपॉन में 19, 19 दूनी 38, 10 यहाँ, 19 पंजे 95, 5 यहाँ, 19 दूनी 38, 12 यहाँ, तो ये 252 के समथिंग दो में आ रहा है, और करना पड़ेगा। 19 के टेबल में भैया और क्या आता है, 19 पंजे 95 कर दिया हमने, 19 के टेबल में देखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं आए ना, तो हमने अप्रोक्सीमेट देखिए 19 5 मैंने करना सीख लिया है, 95 होता है, 95 होता है, इसके आगे आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या करना है भाई, थोड़ा सोचना है, सोचना तो पड़ेगा ही ना, तो 19 5 आपको आगे 19 6 करना, तो कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ 10 6 60 और 9 6 54, तो 114, तो 6 बार करेंगे तो 114 आ गया, कितना बचा 6, 6 इधर गया, पॉइंट लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, 19 के टेबल में 3 बार में चल जाएगा, तो 252 63 एक में ही आंसर आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा, तो पूरा ही सॉल्व करना था। तो ये आपका 25वां क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन ओवर हुए। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, 25 के 25 क्वेश्चंस घोट कर आपको पी जाना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखकर बताइए, मोबाइल नंबर आपको यूट्यूब पर मेरा प्रोवाइड हो जाएगा, लिखा हुआ है, आप जाकर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी जो भी समस्या है वो लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें,
इस क्लास की पीडीएफ, इसके जो क्वेश्चन है वो क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में सीएचएसएल की अगली शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।